Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। इमेजिन करिए कि आप सुबह उठते हैं और पता चलता है कि मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा एक रात में बदल गया है। जी हाँ, 28 फरवरी 2026 को ठीक ऐसा ही हुआ। यूएस और इजराइल ने मिलकर एक ऐसी मिलिट्री कैंपेन लॉन्च की जिसने पिछले 50 साल की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। इन ऑपरेशंस का नाम था यूएस का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन। पिछले कुछ दिनों में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। इनके सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमेनी की डेथ कंफर्म हो चुकी है और देश में एक टोटल लीडरशिप वैक्यूम बन गया है। आज इस वीडियो में हम इस वॉर की पूरी इनसाइड स्टोरी, मिलिट्री टैक्टिक्स और आपकी जिंदगी पर इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्लाइमेक्स में हम एक ऐसी चीज डिस्कस करेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। दोस्तों, ये अचानक नहीं शुरू हुई, इसकी शुरुआत दशकों पहले हो चुकी थी। 1985 से ही इजराइल और ईरान के प्रॉक्सीज के बीच एक शैडो वॉर चल रही थी, लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 14 अप्रैल 2024 को, जब ईरान ने पहली बार डायरेक्टली अपनी जमीन से इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। इस दिन सारी पुरानी रेड लाइंस टूट गईं। इजराइल शांत नहीं बैठा, उन्होंने ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सिस्टमैटिकली खत्म करना शुरू किया। जुलाई से अक्टूबर 2024 के बीच इजराइल ने तेहरान में इस्माइल हनिया और बाद में हसन नसरल्ला और याहया सिनवार को असैसिनेट कर दिया। फिर 26 अक्टूबर 2024 इजराइल ने पहली बार ओपनली ईरानियन सॉइल पर उनके मिसाइल प्रोडक्शन और एयर डिफेंस पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स किए। ये उस आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। स्टोरी में ट्विस्ट आता है जनवरी 2025 में, जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकेंड टर्म के लिए यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्होंने आते ही ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर 2.0 कैंपेन शुरू कर दिया, जिसका मकसद सिर्फ इकोनॉमिक आइसोलेशन नहीं बल्कि एक क्रेडिबल मिलिट्री थ्रेट बनाना था। जब डिप्लोमेटिक टॉक्स फेल हो गई और आईएईए ने बताया कि ईरान न्यूक्लियर रूल्स तोड़ रहा है, तब जून 2025 में द 12 डे वॉर शुरू हुई। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, जिसमें 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। यूएस ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंदर अपने डेंजरस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का यूज करके ईरान की फोर्डो और नटान्स जैसी हार्डेंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हेवीली डैमेज किया। कतर और यूएस ने मिलकर सीज फायर तो करवा दिया, ये शांति लंबी नहीं टिकने वाली थी। जून 2025 की वॉर के बाद ईरानियन रजीम अंदर से वीक हो चुकी थी। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच ईरान में 1979 के बाद के सबसे बड़े प्रोटेस्ट्स शुरू हुए। अपनी ही पब्लिक को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया और लीथल फोर्सेस यूज की। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि ईरान चुपके से अपने डिस्ट्रॉयड न्यूक्लियर टनल्स और मिसाइल बेसेस को रिपेयर कर रहा है। टेंशन तब और बढ़ गया जब यूएस का यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट पहुंच गया। 26 फरवरी 2026 को जिनीवा में फाइनल न्यूक्लियर टॉक्स फेल हो गई और इंटेलिजेंस आई कि ईरान ने जीरो एनरिचमेंट की एक्सट्रीम रेड लाइन क्रॉस कर ली है। अब यूएस और इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, टोटल मिलिट्री एक्शन। और फिर आया वो दिन 28 फरवरी 2026। सुबह के 7 बज रहे थे जब यूएस और इजराइल ने एक जॉइंट अटैक लॉन्च किया। इस बार उनका गोल सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि रिजीम डिसरप्शन था। उन्होंने स्मार्ट डिवीजन ऑफ लेबर यूज किया। यूएस ने उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को तबाह किया और इजराइल ने लीडरशिप को टारगेट किया। यूएस ने एक बिल्कुल नया तरीका यूज किया है, जिसे टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक कहते हैं। उन्होंने सस्ते वन वे अटैक ड्रोन्स का एक स्वाम यानी एक झुंड भेजा, जिससे रशिया के दिए गए एडवांस्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स अपने मिसाइल्स वेस्ट करके सैचुरेट हो गए। एक बार जब उनका डिफेंस सिस्टम डाउन हो गया, तब एडवांस्ड F-35 और B-2 जेट्स इजीली अंदर घुस गए। साथ ही एक मैसिव साइबर अटैक हुआ, जिसके थ्रू ईरानियन जनता के मोबाइल पर मैसेजेस भेजे गए कि वो रजीम के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे शॉकिंग हिस्सा सुबह 8:10 पे
पे हुआ। इसे लीडरशिप कैपिटेशन यानी रजीम का दिमाग काटना कहा गया। सीआईए की टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस का यूज करते हुए इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने सीधे तेहरान के दिल में एक इनक्रेडिबली बोल्ड डे टाइम स्ट्राइक की। उन्होंने सीधे पैस्टियर डिस्ट्रिक्ट पर अटैक किया, जहां सुप्रीम लीडर और बाकी टॉप कमांड बैठे थे। वहां करीब 30 मैसिव बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए। 1 मार्च को ईरानियन स्टेट मीडिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि उनके 86 ईयर ओल्ड सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी की मौत हो चुकी है। पहले 24 घंटों के अंदर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ समेत लगभग 40 टॉप ऑफिशियल्स मारे गए। इस्लामिक रिपब्लिक का दिमाग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लीडरशिप के साथ साथ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कंप्लीटली बर्बाद कर दिया गया। इजरायली एयरफोर्स ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक किया, जिसमें 200 फाइटर जेट्स ने पूरे ईरान में 500 मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। यूएस बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और टोमाहॉक मिसाइल्स ने इस्फहान और जैम मिसाइल सिटी को खंडहर बना दिया। उन्होंने खर्ग आइलैंड जैसी जगह को भी डिस्ट्रॉय किया, जहां से ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता था। लेकिन वॉर कभी क्लीन नहीं होती दोस्तों, इसकी कीमत हमेशा आम इंसान चुकाता है। मिनाब में एक आईआरजीसी बेस पर अटैक के दौरान एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। बेस के पास एक गर्ल्स स्कूल था, जहां स्ट्राइक की वजह से लगभग 150 सिविलियंस की जान चली गई। इसमें 100 छोटे बच्चे शामिल थे। ये इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे दर्दनाक हिस्सा था। अटैक के बाद ईरान के जो भी कमांडर्स जिंदा बचे थे, उन्होंने तुरंत अपना प्री प्लान्ड काउंटर अटैक शुरू किया। उन्होंने इराक, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन में मौजूद यूएस बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। पर इस बार उन्होंने एक नई रेड लाइन क्रॉस की। उन्होंने बहरीन और दुबई के लग्जरी होटल्स और सिविलियन एयरपोर्ट्स पर डायरेक्ट स्ट्राइक की। उन्होंने अपना सबसे बड़ा और खतरनाक ट्रम्प कार्ड खेल दिया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। ये क्या है? ये समुंदर का वो छोटा सा रास्ता है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। 1 मार्च को वहां कम से कम 150 ह्यूज ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स फंस चुके थे। दुनिया की नस दब चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या, मैं तो इंडिया में या किसी दूसरे देश में जहाँ पे शांति है वहां रहता हूँ। तो सुनिए, इसका असर सीधे आपके जेब पर पड़ने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने और खर्ग आइलैंड डिस्ट्रॉय होने की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई में हर दिन 8 से 10 मिलियन बैरल्स का नुकसान हो रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस 1 मार्च को ही 10% जम करके $80 पर बैरल पहुंच गया, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये $100 पर बैरल भी क्रॉस कर सकता है। जब ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और फिर खाना, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब महंगा हो जाता है। इस अचानक आए एनर्जी शॉक की वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी ये 2026 इलेक्शंस से पहले एक मैसिव डोमेस्टिक हेडेक बन सकता है। इस ग्लोबली एक्सप्लोसिव सिचुएशन पर बाकी दुनिया का क्या रिएक्शन था? यूएन ने तो चुपचाप कंडेम कर दिया, लेकिन रशिया और चाइना ने डायरेक्ट अपनी फौज नहीं भेजी, बल्कि वो ईरान के टेक्नोलॉजिकल एंकर्स बन गए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने ईरान को एडवांस टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। रशिया ने और S-400 सिस्टम्स और Su-35 फाइटर जेट्स दिए, जबकि चाइना ने अपनी सैटेलाइट इंटेलिजेंस और बेडू 3 नेविगेशन सिस्टम एक्सेस दे दिया, ताकि ईरान अपने मिसाइल्स एक्यूरेटली फायर कर सके। लेकिन सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट अरब स्टेट्स की तरफ से आया। सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन ने इन स्ट्राइक्स पर यूएस या इजराइल की निंदा नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने पलटकर ईरान को ही ब्लेम किया। ये क्लियरली दिखाता है कि अरब कंट्रीज के लिए इजराइल से बड़ा खतरा एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान था। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। फिलहाल ईरान में एक 3% इंटरिम लीडरशिप काउंसिल बनाई गई है, लेकिन डर ये है कि वहां सिविल वॉर शुरू हो सकती है या मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन सकती है। लेकिन मैंने शुरू में आपसे एक सबसे बड़े खतरे की बात की थी। वो खतरा है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का। ईरान के पास 400 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम था, और स्ट्राइक्स के बाद से वो न्यूक्लियर मटेरियल गायब है। अगर ये किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ लग जाए तो क्या होगा?
यूएस और इजराइल ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला है, ये सोचकर कि ईरान की पब्लिक अब रेवोल्यूशन करके अपना देश वापस ले लेगी। जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, द मिडिल ईस्ट एज वी नो इट इज गॉन। लेकिन इस आग से क्या निकल कर आएगा, ये आने वाले वक्त ही बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स इशू पर ऐसी इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है? इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हम जल्द मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.